आहान और जियान में आर्ग्यूमेंट हो जाती है। जब आहान माइकल से फाइट करने स्टेज पर जाता है तब माइकल भी उसे प्रोवोक करता है। आहान उसकी ऐसी हालत कर देता है कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ता है। ये सब देखकर स्मिथ को आहान पर बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी फाइट में फ्रेडी को जान से मार देता है, क्योंकि फ्रेडी और आहान फ्रेंडली टर्म्स पर होते हैं। What the hell is wrong with you? तुम्हारी दुश्मनी मेरे साथ थी ना, मुझसे डील करते। सन्नाटे के बीच में आहान खड़ा हुआ और उसने कहा, इस वक्त वो गुस्से में उबल रहा था। वो स्मिथ की वहीं पर जान लेना चाहता था। स्मिथ ने फ्रेडी की जान ले ली थी और उसने उसे सरेंडर करने का मौका भी नहीं दिया था। ये सब सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि आहान और फ्रेडी आपस में बात कर रहे थे और दोनों फ्रेंडली टर्म्स पर थे। इतनी सी बात से स्मिथ को इतना गुस्सा आ गया था कि उसने बिना सोचे समझे फ्रेडी की जान ले ली। ये सब सोचकर ही आहान का किलिंग इंटेंट बढ़ गया। अगर वो कंपटीशन के रूल्स की वजह से बंदा नहीं होता तो अब तक वो स्टेज पर जाकर स्मिथ पर अटैक कर चुका होता। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जिन्हें आहान बर्दाश्त कर सकता था, पर उससे भी ज्यादा ऐसी चीजें थी जिन्हें आहान बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। जब उसने ये बात बोली तब सारी ऑडियंस का ध्यान उसी पर था। सब महसूस कर पा रहे थे कि वो कितना गुस्से में था और उसकी बॉडी से हीट निकल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे आहान अभी स्मिथ को जान से मार देगा। इंटरेस्टिंग। मैं तुमसे भी डील करूंगा, पर तुम्हें आसानी से मारूंगा नहीं। मैं तुम्हें इतना टॉर्चर करूंगा कि तुम खुद बोलोगे कि अब मुझे जान से ही मार दो। आहान की बात सुनकर स्मिथ ने कहा। उसने आहान को बहुत हल्के में लिया और आहान की बात को कैजुअली इग्नोर कर दिया। वो अपनी स्ट्रेंथ को लेकर ज्यादा ही कॉन्फिडेंट था। और रियली? आहान ने कहा। वो पहले से ही फ्रेडी की मौत की वजह से गुस्से में था और अब स्मिथ के इस एटीट्यूड ने आग में घी का काम किया था। आहान ऑडियंस स्टैंड से उठा और सीधा स्टेज पर पहुंच गया। What's going on? ये आहान करना क्या चाहता है? अचानक से आहान जब स्टेज पर पहुंचा तब सबके रिएक्शंस कुछ ऐसे थे। किसी को समझ नहीं आया कि आहान के इस एक्शन का मतलब क्या था। स्मिथ भी हैरान हो गया था। ओए, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हें मरने की ज्यादा जल्दी है ना, तो मैं तुम्हारी इच्छा जल्दी पूरी करूंगा, स्मिथ ने कहा। आहान ने उसकी बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया, बल्कि सीधा भागते हुए उसकी तरफ गया। इंडियन फाइटर आहान रायजादा, स्टॉप! रेफरी जोर से चिल्लाया और आहान को घूरने लगा। सॉरी सर, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आहान तुरंत रुक गया और उसने रेफरी से कहा। उसने रेफरी को कुछ बोलने का मौका ही नहीं दिया और पहले ही अपनी गलती मान ली। तुम्हें अपने से कम रैंक वाले मार्शल आर्टिस्ट को मारकर बहुत खुशी हो रही है ना? अगर तुम में हिम्मत है तो बच से फाइट करो, वो भी लाइफ एंड डेथ फाइट। आहान ने स्मिथ की तरफ देखा और कहा, व्हाट? ऑडियंस में सबकी आंखें खुली रह गई। जब आहान स्टेज पर पहुंचा तब उन्हें अंदाजा था कि वो स्मिथ से फाइट करना चाहता है, पर वो लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता है, ये किसी ने नहीं सोचा था। सिर्फ ऑडियंस ही नहीं, रेफरी भी हैरान था। वो बहुत सारे मार्शल आर्ट फाइट्स में रेफरी रहा था, पर उसने ये कभी नहीं देखा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो इन दोनों को रोके या कंटिन्यू करने दे। हाँ, आज की डेट याद कर लो। अगले साल आज के दिन तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी होगी, स्टूपिड इंडियन, स्मिथ ने कहा। उसने डायरेक्टली हाँ नहीं बोला था, पर उसकी बातों से कंफर्म हो गया था कि उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया है। सर, मैं आज स्मिथ के साथ लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता हूँ। आहान ने स्मिथ की बात को इग्नोर किया और रेफरी से हाथ जोड़कर रिस्पेक्टफुली कहा। वो कंपटीशन के रूल्स तोड़ना नहीं चाहता था, पर स्मिथ की वजह से उसे बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए वो लाइफ एंड डेथ फाइट करना चाहता था। वो जानता था कि वो नॉर्मल फाइट में स्मिथ को मार नहीं पाएगा और उसे स्मिथ को प्रोवोक करना भी जरूरी था, इसलिए लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करना ही बेस्ट ऑप्शन था। तुम आज मेरे हाथों से अपने चैलेंज में ही मरोगे। रेफरी कुछ बोल पाता उससे पहले स्मिथ ने कहा, ओके वेट, लेट मी थिंक एंड अंडरस्टैंड द फ्यूचर सेटिंग। रेफरी ने पहले हेसिटेट किया और फिर कंसिडर करने के लिए मान गया। स्मिथ और आहान के बीच में वैसे भी फाइट कल होने वाली थी, पर आज के चैलेंज की वजह से सब बिगड़ गया था। अब जब दोनों ने मन बना लिया था तो उन्हें रोकना भी मुश्किल था, इस वजह से रेफरी मान गया था। इस सडन चेंज की वजह से शेड्यूल में चेंजेस आने वाले थे, पर वो एडजस्टेबल थे, इसलिए रेफरी को भी ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। ऑलराइट, मैं इस फाइट के लिए तुम दोनों को परमिशन देता हूँ, रेफरी ने कहा। मुझे तो लगा था कि इन दोनों को फाइट करता हम कल ही देखेंगे, पर मुझे क्या पता था कि ऐसा सरप्राइज मिल जाएगा।
हाँ, मुझे इस लाइफ एंड डेथ फाइट को लेकर बहुत एक्साइटमेंट हो रही है। जब रेफरी ने फाइट की परमिशन दी तब ऑडियंस में हंगामा हो गया। वो लोग ये फाइट देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हो गए थे। इस वक्त जो सबसे ज्यादा खुश थे वो ऑडियंस में बैठे लोग थे। जाकिर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, पर स्मिथ के मास्टर स्माइल कर रहे थे। दोनों को ही अपने फाइटर्स पर पूरा भरोसा था। दोनों ही एक्सपर्ट्स हैं, आखिर ये मैच कौन जीतेगा? अचानक से होस्ट ने सवाल किया। होस्ट के सवाल से एक बार फिर ऑडियंस में हलचल हो गई। मुझे लगता है कि आहान जीतेगा। उसके पिछले अचीवमेंट्स की वजह से मुझे उस पर ज्यादा कॉन्फिडेंस है। स्मिथ भी कुछ कम नहीं है, वो भी तो आहान की अचीवमेंट्स के बारे में जानता है, फिर भी उसने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। आई थिंक स्मिथ विल विन। तुरंत ही ऑडियंस दो ग्रुप्स में बट गई। मार्शल आर्टिस्ट भी दोनों की स्ट्रेंथ को जज करने लगे और उन्होंने भी अपना ओपिनियन बना लिया था। दोनों में से लोग जिससे ज्यादा सपोर्ट कर रहे थे वो आहान था। जब सब लोग बातें कर रहे थे तब आहान आगे बढ़ा। वो स्मिथ पर अटैक करने के लिए नहीं बल्कि फ्रेडी की लाश के पास जाने के लिए आगे बढ़ा था। जब रेफरी मैच के लिए मांग गया था तो फिर उसे कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो फ्रेडी की बॉडी के पास गया और स्क्वाट पोजीशन में बैठ गया। उसने फ्रेडी के सर पर हाथ फेरा और कहा, सॉरी, मेरी वजह से आज तुम इस दुनिया में नहीं रहे। इसके बाद आहान ने अपनी आंखें बंद की और कहा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी इस हालत का बदला मैं जरूर लूंगा। आहान ने फ्रेडी की बॉडी उठाई और उसे स्टेज के किनारे ले जाने लगा। तभी स्मिथ चिल्लाया, क्या हुआ? इस लूजर की बॉडी के बहाने तुम यहाँ से भागना चाहते हो क्या? लगता है तुम डर गए हो। आहान ने कुछ रिएक्ट नहीं किया। उसने बॉडी को फ्रेडी के मास्टर को दे दी। अभी तो तुम इसकी डेड बॉडी उठा रहे हो, तुम्हारी डेड बॉडी कौन उठाएगा? स्मिथ ने कहा। आहान को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने कभी नहीं सोचा था कि स्मिथ में इंसानियत बिल्कुल ही होगी। वो एक डेड बॉडी की भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा था। आहान का गुस्सा इस वक्त पीक पर था। वो स्मिथ की तरफ घूमा और उसे चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आहान ने जमीन पर पैर पटका तो जमीन में दरार आ गई। वो स्मिथ पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। देखते हैं कौन किसकी जान लेता है, स्मिथ ने कहा और आहान की तरफ पंच किया। अमेरिकन और यूरोपियन देशों में फिस्ट और स्वॉर्ड टेक्निक सबसे ज्यादा पॉपुलर थी। स्मिथ ने जिस टेक्निक से आहान को पंच करने की कोशिश की थी वो गॉड ऑफ वॉर फिस्ट थी। इस टेक्निक को बहुत पावरफुल माना जाता था। स्मिथ ने देखा था कि कैसे माइकल लापरवाह था और उसे आहान से हारना पड़ा था, इसलिए वो पहले से ही बहुत अलर्ट था और फाइट शुरू होते ही उसने सोच लिया था कि वो अपने किलिंग मूव्स करेगा। आहान ने इस पावरफुल पंच को डॉज नहीं किया बल्कि उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। ब्लॉक करने के लिए उसने अपना फुल आर्म यूज किया। दोनों की तरफ से पावर और स्पीड इतनी ज्यादा थी कि एक तेज आवाज हुई। स्मिथ का हाथ सुन्न हो गया और कुछ कदम पीछे चला गया। आहान वहीं खड़ा रहा और उसके हाथ में भी तेज सेंसेशन हुई। स्मिथ आहान जितना पावरफुल नहीं है, ये देखकर ऑडियंस में किसी ने कहा, नो, इम्पॉसिबल। स्मिथ ने कहा। उसका सारा एरोगेंस एक ही मूव में कम हो गया था। वो मार्शल आर्ट्स में ट्रेनिंग ले रहा था और उसके मास्टर ने सबसे ज्यादा टाइम उसके कल्टीवेशन में लगाया था। इतना ही नहीं, उसने जेनेटिक पिल्स भी ली थी जिसकी वजह से वो कन्वर्टिंग फोर्स के स्टेज 2 पर पहुंच गया था। हर तरह से आहान से एक कदम आगे होने के बाद भी आज वो उसके एक ब्लॉक से 3 कदम पीछे कैसे हो सकता था? What no? आहान ने कहा और स्मिथ की तरफ पंच चार्ज किया। आहान उसकी हालत का फायदा उठाना चाहता था। उसने उसे फेस पर पंच किया जिसकी वजह से होठों से खून आने लगा था। स्मिथ का मोमेंटम कम हो गया और वहीं आहान का मोमेंटम बिल्कुल पीक पर था। आहान ने फिर से उस पर अटैक किया और इस बार स्मिथ ने अटैक डॉज नहीं किया बल्कि उसे ब्लॉक करने की कोशिश की। आहान ने अब अपनी इनर एनर्जी सर्च करनी शुरू की और अपने हाथ को क्लॉ की शेप में किया। ये कोई मॉली क्लॉ नहीं बल्कि ड्रैगन क्लॉ था जिसमें सारी एनर्जी हर एक उंगली में होती है। आहान ने उसी क्लॉ से स्मिथ पर अटैक किया और उसकी गर्दन पकड़ ली। उसने स्मिथ को गर्दन से उठाया और उसे जमीन पर पटक दिया। उसने ज्यादा फोर्स का इस्तेमाल नहीं किया था, फिर भी स्मिथ बहुत जोर से जमीन पर गिरा। इसके बाद आहान ने स्मिथ को संभालने का मौका नहीं दिया और उसकी वेस्ट पर किक किया। आहान ने इस तरह से किक किया कि स्मिथ को बहुत जोर से दर्द होने लगा। स्मिथ जोर से चिल्लाने लगा। आहान अभी भी रुका नहीं और उसने जंप करके स्मिथ के चेस्ट पर किक किया।
इस अटैक से स्मिथ के मुंह से खून निकलने लगा। जैसे तैसे स्मिथ ने खुद को संभाला और आहान पर अटैक करने के लिए तैयार हुआ, पर आहान अपने काउंटर अटैक के साथ तैयार था। उसने स्मिथ के पंच को ब्लॉक किया, जिसकी वजह से स्मिथ के हाथ को बहुत जोर से झटका लगा और उसका हाथ शोल्डर से उतर गया और स्मिथ का एक हाथ किसी काम का नहीं रहा था। जब वो दर्द में जमीन पर बैठ गया तब आहान ने हवा में उछलकर उसका पैर तोड़ दिया। आहान इतने में भी नहीं रुका। इसके बाद उसने उसकी छाती पर किक किया, जिसकी वजह से वो हवा में उछला और जमीन पर गिर गया। गिरने की आवाज इतनी तेज थी कि किसी को उम्मीद नहीं थी कि स्मिथ जिंदा बचा होगा, पर स्मिथ भी मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने अपनी इनर एनर्जी सर्च कर ली थी और अपने आप को मौत की घाट उतारने से बचा लिया था। स्मिथ गर्दन के बल गिरा था, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में अचानक से सेंसेशंस होने लगी। स्मिथ के साथ ये क्या हो रहा था? क्या आहान उसकी हालत देखकर उसे छोड़ देगा या फिर उसकी जान लेकर ही मानेगा? आहान स्मिथ को लाइफ एंड डेथ फाइट के लिए चैलेंज करता है। स्मिथ उसे एक्सेप्ट कर लेता है। जब रेफरी भी मैच के लिए मान जाता है तब ऑडियंस और मार्शल आर्ट कल्टिवेटर्स दो ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। एक ग्रुप आहान को सपोर्ट करता है और दूसरा ग्रुप स्मिथ को। फाइट में आहान स्मिथ को बहुत बुरी तरह हरा देता है। जमीन पर गिरने के बाद स्मिथ की बॉडी में सेंसेशंस होने लगते हैं। किसी को समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। आहान भी अटैक नहीं करता और स्मिथ को देखने लगता है। जब रेफरी और डॉक्टर स्मिथ को चेक करते हैं तब रेफरी अनाउंस करता है, Smith has suffered a paralytic attack due to crashing on his sensitive nerves. But because it was a life and death fight, Ahan has to take a call. आहान ने स्मिथ की तरफ देखा और कहा, मैं इसे नहीं मारूंगा, इसे शायद इसका सबक मिल गया है। आहान के इस बात से ऑडियंस में हंगामा हो गया। सब आहान को चीयर करने लगे। ये मैच अब तक का सबसे एक्साइटिंग मैच था। आहान ने स्मिथ को लाइफ एंड डेथ मैच के लिए चैलेंज किया था और शुरुआत से ही उस पर भारी था। लास्ट में जब स्मिथ को पैरालिटिक अटैक आया तब उसने उसे छूने का फैसला ले लिया। डॉक्टर और उसकी टीम ने स्मिथ को उठाया और स्ट्रेचर पर लेटाकर उसे हॉस्पिटल ले गए। स्मिथ की हालत इस वक्त बहुत खराब थी। मुझे तो लग रहा था आहान और स्मिथ की स्ट्रेंथ एक जैसी है, पर यहाँ तो हमें कुछ और ही देखने को मिला है। सही बात है, आहान ने स्मिथ को एक भी अच्छा मौका नहीं दिया ताकि वो उस पर अटैक कर सके। आहान रायजादा का सच में कोई जवाब नहीं है। ये है आहान की असली स्ट्रेंथ। अब मुझे समझ आ रहा है कि उसने पास में क्या किया होगा। लोग आहान के बारे में डिस्कस करने लगे। उन्होंने एक ही दिन में आहान के 2 मैचेस देखे थे। दोनों ही मैचेस में उसके ओपोनेंट्स हॉस्पिटल पहुंच गए थे। आहान की ताकत कहीं ना कहीं टेरिफाइंग थी। ऐसा लग रहा था कि आहान सिर्फ पावरफुल नहीं है बल्कि उसका एक्सपीरियंस भी बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं लगता उसके सामने कोई ज्यादा देर टिक पाएगा। माइकल हारा क्योंकि उसने आहान को अंडर एस्टिमेट किया था और स्मिथ इसलिए हारा क्योंकि उसने खुद को ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया था। मार्शल आर्ट्स कल्टिवेटर्स भी इस वक्त आहान की स्ट्रेंथ को जज करने की कोशिश कर रहे थे। उन्हें आहान और स्मिथ की फाइट की ज्यादा अच्छी नॉलेज थी। जनरल ऑडियंस तो बस फाइट देखकर एक्साइटेड थी और बस आहान को चीयर कर रही थी। आहान बहुत डेंजरस है, उनके स्किल से अब मुझे डर लग रहा है, प्रतीक ने कहा। वो आहान से बहुत इंटिमिडेट हो गया था। ये सब स्मिथ की गलती है, उसे आहान को उकसाने की क्या जरूरत थी? अगर वो इस फाइट में नहीं पड़ता तो आज उसकी यह हालत नहीं होती, जिनेश ने कहा। जिनेश आहान को पसंद नहीं करता था, पर उसके और दिव्यांश के बीच में हुई फाइट के बाद जिनेश ने आहान को लेकर अपना मन बदल लिया था। अब वो आहान से दोस्ती करना चाहता था। इस वक्त वो सब वेटिकन सिटी आए हुए थे और ये आहान के करीब आने का सबसे अच्छा मौका था। जिनेश बेवकूफ नहीं था। वो जानता था कि अगर आहान उसकी साइड रहा तो फ्यूचर में उसे कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और उसकी पावर भी लिमिटलेस होगी। निर्वाणा आहान को पहले से बहुत एडमायर करता था और वो उसके लिए एक हेल्दी कंपटीशन था। उसने सोच लिया था कि एक दिन उसे आहान की पावर को मैच करना ही है। इस वक्त सब आहान को देख रहे थे और उसकी ही बात कर रहे थे। कुछ लोग आहान की परफॉर्मेंस से बहुत खुश थे तो कुछ लोग बहुत परेशान थे। इस वक्त डैनी, जियान और कुछ और आहान के दुश्मन थे जो बहुत परेशान थे और उन्हें अच्छी फीलिंग नहीं आ रही थी। दोनों का मुंह बन गया और आहान को वो घूर रहे थे। डैनी और जियान के मास्टर्स भी आहान को देख रहे थे। आहान ने अभी अभी जो किया था उससे वो दोनों कुछ परेशान थे। सबकी परेशानी एक तरफ थी और स्मिथ की मास्टर गैरी का गुस्सा एक तरफ था।
अपने स्टूडेंट की ये हालत देखकर उसका पारा आसमान पर पहुंच गया था। उसका मन कर रहा था कि वो अभी स्टेज पर जाकर आहान के हाथ पैर तोड़ दे, पर गैरी बस इसके बारे में सोच ही सकता था, वो अटैक नहीं कर सकता था। अगर उसने अटैक किया तो फिर इंडियन मार्शल आर्ट के रिप्रेजेंटेटिव जाकिर उसे नहीं छोड़ेंगे और आहान को बचाने के लिए उस पर काउंटर अटैक करेंगे। अगर ऐसा हो गया तो मार्शल आर्ट रूल्स वायलेशन होगा और तब इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस कोई एक्शन जरूर लेगा। जो भी गैरी सोच रहा था वो सच भी था। जब से स्मिथ को वहां से उठाकर लेकर गए थे तब से जाकिर लगातार गैरी को ही देख रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे जाकिर जानते थे कि गैरी के मन में क्या चल रहा था। सिर्फ जाकिर ही नहीं, बाकी एक्सपर्ट्स भी बीच बीच में गैरी की तरफ देख रहे थे। जैसे ही गैरी कोई गलती करता सब उसे रोक देते और शायद उसे पनिश भी कर देते। ये सब देखकर गैरी ने खुद को शांत कर लिया। वो किसी भी हालत में आहान पर अटैक नहीं कर सकता था। काश तुम यहाँ पर होते और अपने जूनियर की पावर देख पाते, जाकिर ने मन में सोचा और अरमान को याद किया। वो जानते थे कि आहान को ऐसे देखकर अरमान को कितनी खुशी होती। आहान ने स्टेज पर ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं किया और वो फ्रेडी की लाश के पास आ गया। उसने फ्रेडी को देखा और कहा, सॉरी माय फ्रेंड, मैं तुम्हारी जान का बदला स्मिथ को मारकर नहीं ले पाया, पर मुझे पूरा विश्वास है कि वो ये सबक हमेशा याद रखेगा। सॉरी, आई लेट यू डाउन, रेस्ट इन पीस। आहान को बहुत बुरा लग रहा था, पर साथ ही वो ये नहीं भूल सकता था कि वो इंसान है और उसे इंसानियत नहीं भूलनी चाहिए। फ्रेडी की डेड बॉडी के पास ही उसके मास्टर खड़े थे। उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा, वो बस अपने स्टूडेंट को देख रहे थे। आई एम सॉरी, आहान ने फ्रेडी के मास्टर से कहा। आहान, आपको ऐसा कहने की कोई जरूरत नहीं है। आपने फ्रेडी के लिए जितना किया वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। फ्रेडी के मास्टर ने कहा। वो अपने चेहरे की उदासी को छुपा नहीं पाए थे। फ्रेडी भले ही बहुत स्ट्रांग नहीं था, पर अपने देश में उसकी बहुत इज्जत थी। वो मिलिट्री हेड था और सबका चहेता भी। सब उसे बहुत पसंद करते थे। उसकी मौत की खबर के बाद उसके देश में मातम फैलने वाला था। आहान को उसके मास्टर को इस तरह देखकर और भी बुरा लग रहा था। वो समझ सकता था कि फ्रेडी की लॉस उनके लिए क्या थी। आहान कुछ कहना चाहता था, पर उसने गैरी को वहां आते हुए देख लिया, इसलिए वो चुप हो गया था। आहान ने तुरंत कहा, ये सब बातें रहने दीजिए, आप पहले फ्रेडी को यहाँ से ले जाइए। वो नहीं चाहता था कि गैरी फ्रेडी की बॉडी पर कुछ कमेंट करे। हाँ ठीक है। फ्रेडी के मास्टर भी समझ गए थे कि आहान ऐसा क्यों बोल रहा था। आप अपना ध्यान रखिएगा, फ्रेडी के मास्टर ने कहा। आप भी, आहान ने कहा। जैसे ही वो लोग वहां से गए, गैरी वहां पर आ गया और आहान को घूरने लगा। उसका किलिंग इंटेंट बहुत ज्यादा बढ़ गया था। मास्टर गैरी, व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? मैं आपको वार्न कर रहा हूं कि अलायंस के रूल्स तोड़ने की गलती मत करना। इस वक्त जाकिर भी स्टेज की तरफ आ गए और गैरी का औरत देखकर उन्होंने उसे वार्न किया। व्हाट, तुम होते कौन हो मुझे कुछ कहने वाले? अगर कुछ कहना है तो इस इडियट से कहो। गैरी को आहान पर वैसे भी गुस्सा आ रहा था और जाकिर की बात सुनकर उसका गुस्सा बिल्कुल फूट गया और वो गालियां तक देने लगा। आप हो कौन और कहां से आए हो? जाकिर कुछ बोल पाते उससे पहले आहान ने कहा, तुमने एक और शब्द बोला तो मैं तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। गैरी ने कहा, अरे मैं आपको एक और बार वार्न करता हूँ, मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ और इंटरनेशनल अलायंस का भी मेंबर हूँ। रूल्स के हिसाब से आप किसी भी कॉम्पिटिटर पर अटैक नहीं कर सकते हैं। जाकिर आहान के सामने आकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा, तुम मुझे मार्शल आर्ट अलायंस के नाम से दबा नहीं सकते हो। गैरी ने गुस्से में कहा, What do you think of yourself? तुमने इंटरनेशनल मार्शल आर्ट अलायंस को हल्के में ले रखा है क्या? अब मैं ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम अलायंस की रिस्पेक्ट नहीं करते हो? जाकिर कुछ कह पाते इससे पहले वहां पर बाकी एक्सपर्ट्स भी आ गए और इवान ने ये बात कही। सबको इस तरह देखकर गैरी शांत हो गया। आहान के साथ जाकिर थे और जाकिर के साथ पूरा अलायंस। ऐसे में वो आहान का बाल भी बांका नहीं कर सकते थे। तुम्हें मरने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, गैरी ने आहान से कहा। किसी एक को मारने के लिए गैरी अलायंस के अगेंस्ट नहीं जा सकता था। गैरी की बात का साफ मतलब ये था कि भले ही वो आहान को यहाँ नहीं मार सकता, पर वो उसे कंपटीशन के बाद जरूर मारेगा। इस दुनिया में बहुत लोग हैं जो मुझे मारना चाहते हैं,
बहुत लोगों ने मुझे मारने की कोशिश भी की है, पर आज वो लोग या तो मर चुके हैं या फिर हॉस्पिटल में हैं। आगे भी जो मेरे साथ फाइट करेगा मैं उसका यही हाल करूंगा। आहान ने कहा। वो गैरी की धमकी से डरने वाला नहीं था। आपने देखा था ना कि आपका स्टूडेंट स्टेज पर कितना एरोगेंट था, और मैंने उसका क्या हाल किया। मुझसे जो भी भिड़ेगा उसके साथ मैं ऐसा ही करूंगा। मुझे इस कंपटीशन से खास मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर अपने सीनियर अरमान की हालत का बदला लेने आया हूँ, आहान ने कहा। आहान की ये बात सुनकर सब हैरान हो गए। आहान ने आज पहली बार खुलकर अपने यहाँ आने के मकसद के बारे में बताया था। वो अरमान के दुश्मनों से लड़ने आया था। जितने लोग इस बात से हैरान थे, उतना इस बात से भी हैरान थे कि आहान ने गैरी को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। आहान भले ही बहुत स्ट्रांग था, पर गैरी भी मास्टर था और आहान से हाई रैंक का फाइटर था। आहान, मैं तुम्हें वार्न करता हूँ, इस कंपटीशन में मत जाना, क्योंकि अगर कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें मारूंगा तो वो मौत बिल्कुल आसान नहीं होगी, गैरी ने कहा। मास्टर गैरी, चिंता मत करो, मेरा स्टूडेंट है ना, वो इसे जान से मार देगा। इस वक्त भीड़ में से एक आवाज आई। ये आवाज चैंग की थी, जो जियांग का मास्टर था। उसे अपने स्टूडेंट की एबिलिटी पर पूरा भरोसा था। डैनी भी कुछ कम नहीं है, वो भी आहान को मारने के लिए बेताब है। उसे ये मौका भी जल्दी मिलेगा। ये बात डैनी के मास्टर डैनियल ने बोली थी। आहान को मारने के लिए दो लोग तैयार थे, पर उसे कौन मारेगा ये डिसाइड होना बाकी था। अच्छा, आई होप आपके स्टूडेंट स्मिथ की तरह ना हो। देखा था ना उसकी क्या हालत हुई थी। वक्त आने पर भाग मंचाना अपने स्टूडेंट्स के साथ, आहान ने कहा। वो जितना प्रॉब्लम्स को अवॉइड करता था, उतनी प्रॉब्लम्स उसके पास आती थी। अब आहान ने मन बना लिया था कि वो जियान और डैनी को अच्छा सबक सिखाएगा। ये आहान की लिमिट थी जो इन लोगों ने क्रॉस करती थी। आहान, मैं कल तुम्हारी इसी जगह पर जान लूंगा, जियान ने कहा। कल किसने देखा है, जब लड़ना ही है तो आज ही लड़ते, आहान ने कहा। क्या यहाँ पर फाइट आज ही होगी? स्मिथ को पैरालिटिक अटैक आता है और आहान उसे जान से नहीं मारता। सब आहान की स्ट्रेंथ देखकर बहुत हैरान हो जाते हैं। गैरी जब आहान को जान से मारने के बारे में सोचता है, तब जाकिर और बाकी एक्सपर्ट्स उसे वार्न करते हैं। जियान और डैनी आहान को फाइट के लिए प्रोवोक करते हैं और कहते हैं कि वो आहान को जान से मारेंगे। आहान, कल मैं तुम्हारी इसी जगह पर जान लूंगा, जियान ने कहा। वो स्मिथ और माइकल की हालत देखकर बहुत परेशान तो था, पर क्योंकि वो एक मार्शल आर्टिस्ट था, इसलिए उसने अपनी परेशानी चेहरे पर नहीं आने दी। आहान इन सब बातों से इरिटेट हो रहा था। जब उसने मन बना लिया था कि वो सबको सबक सिखाएगा, तो वो अब और इंतजार नहीं करना चाहता था। उसने स्टबर्न टोन में कहा, कल किसने देखा है, अगर लड़ना ही है और किसी एक को मरना ही है तो आज ही फाइट करते हैं। तुम्हें मारना मेरे बाएं हाथ का खेल है। इसके बाद उसने सबको देखा और कहा, बताओ पहले कौन आ रहा है। आहान ने जितने गुस्से में ये बात बोली थी, सबको समझ आ रहा था कि वो आज किसी की जान तो लेके रहेगा। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या रिएक्ट करे। ठीक है, देखते हैं किसमें कितनी स्ट्रेंथ है, जियान ने कहा। फिर डैनी ने भी कहा, अच्छा हुआ तुमने खुद ही बोल दिया, मैं भी तुम्हें मारने के लिए ज्यादा वेट नहीं कर सकता। ये बात सुनकर ऑडियंस में हंगामा मच गया। आहान ने अभी माइकल और स्मिथ को हॉस्पिटल पहुंचाया था और अब फिर से उसने दो लोगों को फाइट के लिए चैलेंज कर दिया था। कोई भी आहान के स्टैमिना का अंदाजा भी नहीं लगा पा रहा था। कोई भी फाइटर 2 फाइट्स के बाद थक जाता है, पर आहान के चेहरे पर थकान दूर दूर तक नहीं थी। जियान आहान की तरफ भागा और उसने चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। तुम हमें चैलेंज करने वाले होते कौन हो? ये बोलते हुए डैनी ने भी अपने कदम आगे बढ़ाए। इन दोनों की तेज आवाज से सारा एरिना शांत हो गया था और सिर्फ इन दोनों की ही आवाज आ रही थी। स्टॉप वेयर यू आर। अचानक से एक तेज आवाज आई। मार्शल आर्ट अलायंस के हेड इवान चिल्लाए, कोई तमाशा नहीं चल रहा है जो तुम लोग आपस में ही चैलेंज करते रहो। ये एक ग्लोबल लेवल का कंपटीशन है। अगर किसी ने कोई रूल तोड़ा तो उसे पनिशमेंट भी मिलेगी। जब इवान ये बात बोल रहा था, तब उसकी नजर रेफरी पर थी। अगर रेफरी ने आहान और स्मिथ के बीच की फाइट के लिए परमिशन नहीं दी होती, तो इस वक्त ये सब नहीं हो रहा होता। रेफरी को भी समझ आ गया था कि इवान उससे कितना डिसअपॉइंटेड है, इसलिए उसने उनकी तरफ देखा ही नहीं और अपनी गर्दन नीचे करके खड़ा रहा। डैनी, स्टॉप।
उसका मास्टर चिल्लाया, जियान भाई रुक जाओ। चैंग ने भी अपने स्टूडेंट को ऑर्डर दिया। इवान की बात से दोनों परेशान हो गए थे। वो जानते थे कि अगर इवान ने उन्हें पनिश करने का फैसला ले लिया है तो उनका मार्शल आर्ट करियर बर्बाद हो जाएगा। इतने लोगों के सामने पनिशमेंट मिलना और कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई होना उनके लिए बहुत शर्म की बात होती। अपने मास्टर की आवाज सुनकर दोनों जहां थे वहीं रुक गए। आहान ने भी खुद को शांत किया। उसने अपने दोनों हाथ जोड़े और इवान और बाकी एक्सपर्ट्स के सामने खड़े होकर कहा, सॉरी सर, आई हैव बीन रूड। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। इट्स ओके, बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, इवान ने कहा। वो इसके अलावा और कुछ बोल भी नहीं सकता था। आहान ने स्मिथ से फाइट की परमिशन रेफरी से ले ली थी और रेफरी ने अप्रूव किया था, इसलिए आहान की गलती कम थी बल्कि रेफरी की गलती ज्यादा थी। इसके बाद आहान वहां से चला गया। उसने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसे जाता देख ऑडियंस में लोग आपस में बात करने लगे, कितने दुख की बात है, हम एक एक्साइटिंग मैच आज नहीं देख पाएंगे। अब तो कल तक का इंतजार करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फाइट जितनी लेट होगी एक्साइटमेंट भी तो उतना ही बढ़ेगा। ने तो अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया है, शायद जियान भी कर लेगा। अब इन दोनों के मैच को होने से कोई रोक नहीं सकता। अब ऑडियंस अगले दिन के लिए बहुत एक्साइटेड थी। वो जानते थे कि आहान की फाइट में उनको बहुत सारा एक्शन देखने को मिलेगा, जिसके लिए वो यहाँ आए थे। बहुत लोगों को लग रहा था कि उनका पैसा वसूल हो गया है। प्रतीक, तुम सुन रहे हो ना कि ये सब क्या बातें कर रहे हैं? कल तुम्हारा मैच जियान के साथ है और सबको लग रहा है कि तुम हार जाओगे, जिनेश ने प्रतीक से कहा। उसकी बात सुनकर प्रतीक बहुत सीरियस हो गया। इतने दिनों में ये शायद पहली बार था जब जिनेश और निर्वाणा ने प्रतीक को इतना सीरियस देखा था। प्रतीक ने सीरियस टोन में कहा, पहले मैंने इस कंपटीशन को सीरियसली नहीं लिया था और यहाँ सिर्फ घूमने आया था, और अब उस जियान ने मेरे भाई आहान को चैलेंज किया है। ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ? लगता है मुझे उससे सबक सिखाना ही पड़ेगा। प्रतीक की बात सुनकर दोनों हैरान हो गए थे। उन्होंने सोचा भी नहीं था प्रतीक ये बात बोलेगा और इस कंपटीशन को सीरियसली लेने लगेगा। इसके अलावा प्रतीक ने हमेशा कहा था कि वो बुद्धिस्ट मेंटालिटी का था और मार-धाड़ में विश्वास नहीं करता था, पर इस वक्त वो बहुत गुस्से में था। तीनों बात करते करते एरिना से बाहर चले गए। Ahan Raizada from India has challenged Jian and Danny for a life and death fight. Let's see who will win the fight in life. ये न्यूज इंटरनेट पर वायरल हो गई। एक बार फिर सोशल मीडिया पर आहान के नाम की चर्चे हो गए थे। सब आहान के बारे में बात कर रहे थे और फाइट के रिजल्ट्स को अज्यूम कर रहे थे। कुछ ही देर में वो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था। हमेशा की तरह इस बार भी आहान को इन सब के बारे में नहीं पता था। वो अपने रूम में आया और खाना खाने के बाद रेस्ट करने लगा। अचानक से उसका फोन बजने लगा। जब उसने फोन उठाया तब उसने देखा कि शनाया ने उसे वीडियो कॉल किया था। इस वक्त शनाया का वीडियो कॉल देखकर उसे शौक भी लगा और वो बहुत खुश भी था। फोन उठाने के बाद आहान ने देखा कि शनाया का चेहरा चमक रहा था और वो बहुत ब्राइटली स्माइल कर रही थी। इस वक्त उसने व्हाइट शर्ट पहना हुआ था और उसके बाल खुले थे और उसके चेहरे पर आ रहे थे। Congratulations! तुम अपने फाइट में जीत गए और अपने ओपोनेंट को तुमने अच्छा सबक सिखाया, शनाया ने स्माइल करते हुए कहा। थैंक यू, पर तुम्हें किसने बताया? आहान ने पूछा। मुझे अतुल सर के अलावा ये बात और कौन बता सकता है? अतुल सर ने ही बताया मुझे, शनाया ने कहा। आहान, तुम एक बार फिर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो। Everyone is talking about you. उसने अपनी बात कंटिन्यू की। शनाया, you know me, मुझे इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता है, आहान ने कहा। Yeah, I know that. पर लोग तो बात कर ही रहे ना, शनाया ने कहा। अचानक से उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसने बहुत सीरियस टोन में कहा, आहान, तुम्हारी तरफ जितना सबका ध्यान बढ़ रहा है उतना तुम्हारी तरफ खतरा भी बढ़ रहा है। बहुत लोग हैं जो तुम्हें जान से मारना चाहते हैं। प्लीज बी केयरफुल। आहान ने जब से कंपटीशन में फाइट करना शुरू किया था सब लोग आर्थर, विलियम और जिंग को तो जैसे भूल ही गए थे। आहान ने माइकल और स्मिथ की बुरी हालत कर दी थी। इसके बाद उसने जियान और डेनी को चैलेंज कर दिया था। इस वक्त सबका ध्यान आहान पर ही था। आर्थर और विलियम की स्ट्रेंथ को तो जैसे सब भूल ही गए थे। शनाया, तुम चिंता मत करो, मैं ध्यान रखूंगा, आहान ने स्माइल करते हुए कहा।
वो भी अपने सिचुएशन और अपने दुश्मनों से वाकिफ था, पर वो शनाया को कुछ नहीं कह सकता था। वो चाहता था कि उसे किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, पर शनाया अब भी परेशान थी। शनाया ने डरते हुए कहा, आहान, आई एम स्कैर्ड। डोंट बी, आई विल बी फाइन। आहान ने कहा, ओके। शनाया ने इतना कहा और फोन रख दिया। अगले दिन आहान जैसे ही फाइटिंग जोन में पहुंचा, सबका ध्यान उसकी तरफ था। कल की फाइट्स के बाद आहान की आज कोई फाइट नहीं थी। वो वहां पर प्रतीक, निर्वाणा और जिनेश को चीयर करने और दूसरे फाइटर्स के मूव्स देखने आया था। उसे अपने ब्रोकन माउंटेन एंड रिवर टेक्निक के लिए कुछ स्पेशल मूव्स चाहिए थे जो उसे यहाँ से मिल सकते थे। पिछले दिन के मुकाबले आज की फाइट्स भी इंटरेस्टिंग थी, पर सब आहान के मूव्स को मिस कर रहे थे। आज भी आर्थर, विलियम और डैनी का पहला वाला अंदाजा ही था। आर्थर ने अपने ओपोनेंट को अपने डर से ही हरा दिया था। फाइट शुरू होने के 10 सेकंड में ही आर्थर के ओपोनेंट ने सरेंडर कर दिया था। विलियम ने अपने रूथलेस तरीके को बरकरार रखा और अपने ओपोनेंट का एक हाथ तोड़ दिया। वो भी उसके सामने ज्यादा नहीं टिक पाया और मैच ज्यादा लंबा नहीं चला। जिंग का फाइटिंग स्पिरिट आज भी वैसा ही था जैसा पहले दिन था। वो एक मैनियक की तरह अपने ओपोनेंट पर अटैक कर रहा था। उसे आज अपने पावरफुल मूव्स और स्किल्स दिखाने का मौका मिला था। जिनेश अपनी फाइट में जीत गया था। उसने अपने ओपोनेंट पर बहुत भारी अटैक्स किए थे। हारने के बाद उसके ओपोनेंट ने कहा, ये भी जिंग से कम नहीं है। ये बात सुनकर वहां बहुत लोग हंसने लगे। जिनेश को भी हंसी आ गई, पर वो स्टेज पर था इसलिए वो खुलकर हंस नहीं पाया। जीतने के बाद उसने अपने ओपोनेंट, रेफरी और जजेस की तरफ बो किया और स्टेज से नीचे आ गया। मेरे मैचेस तो हो गए। जिंग के होते हुए मुझे नहीं लगता कि मैं क्वालिफाई कर पाऊंगा, इसलिए अब सब तुम लोगों के ऊपर है। नीचे आने के बाद जिनेश ने प्रतीक और निर्वाणा से कहा। जिनेश इस वक्त थोड़ा डिप्रेस था। वो सोच रहा था अगर उसने जिंग के साथ ग्रुप ना किया होता तो अपने ग्रुप से वो ही क्वालिफाई करता। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा निशाना तो इस वक्त सिर्फ जियान है। मैं उसे हराना चाहता हूँ, प्रतीक ने कहा। उसकी आंखों में फाइटिंग स्पिरिट साफ नजर आ रही थी। निर्वाणा की फाइट टॉप 16 की फाइटर से थी। वो इजिप्ट का फाइटर था और उसकी पावर्स के बारे में सब जानते थे। ये निर्वाणा की लास्ट फाइट थी। इस फाइट का रिजल्ट डिसाइड करेगा कि उसके ग्रुप से कौन अगले राउंड के लिए क्वालिफाई करेगा। सबको लग रहा था कि इजिप्ट का फाइटर जीतेगा, पर आहान और निर्वाणा ऐसा नहीं सोच रहे थे। रिलैक्स, यू कैन डू इट, आहान ने कहा। यस, आई विल डू माय बेस्ट, निर्वाणा ने कहा। अगर निर्वाणा ये मैच जीत जाता तो उसका अगला मैच डैनी के साथ होगा। अगर वो डैनी के अगेंस्ट भी जीत गया तो उसका अगला मैच आहान के साथ होगा। प्रतीक और निर्वाणा, तुम फाइट में अपना ध्यान रखना। तुम्हारा मैच मेरे दुश्मनों के साथ है। डोंट बी केयरलेस, आहान ने कहा। उसे डर था कि अगर वो दोनों केयरलेस रहे तो उनके साथ भी बुरा हो सकता है। फ्रेडी ने तो बस कुछ ही बातें की थी आहान के साथ और स्मिथ ने उसे जान से मार दिया, तो प्रतीक और निर्वाणा तो उसके साथ ही थे। वो उनके साथ कुछ भी कर सकते थे। आहान नहीं चाहता था कि जो फ्रेडी के साथ हुआ वो उन दोनों में से किसी के साथ हो, कि आहान के दुश्मन उससे बदला लेने के लिए प्रतीक और निर्वाणा को मारने की कोशिश करेंगे। आहान जियान और डैनी को आज ही फाइट करने के लिए कहता है। ये सुनकर इवान को गुस्सा आता है और वो कहता है कि कोई भी अपने पर्सनल ग्रजेस की वजह से ऐसे फाइट के लिए चैलेंज नहीं कर सकता। आहान इवान से माफी मांगता है और जियान और डैनी भी रुक जाते हैं। आहान प्रतीक और निर्वाणा को केयरफुल और अलर्ट रहने के लिए कहता है। अब तक के सारे मैचेस बहुत इंटरेस्टिंग थे। ऑडियंस को आहान जितना एक्शन देखने को तो नहीं मिला था, पर फिर भी सब बहुत खुश थे। अगला मैच निर्वाणा और इजिप्ट के जॉन के बीच में था। जॉन मार्शल आर्ट के स्टेज 2 के फाइनल लेवल का फाइटर था। उसे सुप्रीम जॉन भी कहा जाता था क्योंकि वो बहुत पावरफुल था। मैच की शुरुआत में दोनों ने इक्वल स्ट्रेंथ दिखाई। कोई अंदाजा नहीं लगा पा रहा था कि ये मैच आखिर कौन जीतेगा। दोनों का हर मूव बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी था। निर्वाणा का फाइनल और विनिंग मूव इतना शानदार था कि सुप्रीम जॉन को भी हार माननी पड़ गई। निर्वाणा ने जॉन को हराकर टॉप 16 में जगह बना ली थी। उसे काफी इंजरीज हुई थी। जब वो खुद को संभालते हुए स्टेज के नीचे आया तब प्रतीक भागकर उसके पास आया और उसने कहा, कांग्रेचुलेशंस ब्रो, क्या मस्त फाइट किया तुमने। कांग्रेचुलेशंस निर्वाणा। जिनेश भी प्रतीक के पीछे भाग आया। दोनों ने निर्वाणा की बैठने में मदद की।
दोनों उसकी परफॉर्मेंस से बहुत इम्प्रेस थे। इतने में आहान भी वहां पर आ गया। निर्वाणा भले ही मैच जीत गया था, पर यह मैच उसके लिए बहुत मुश्किल था। उसके शरीर पर चोट के निशान साफ नजर आ रहे थे। आहान ने निर्वाणा की चोटें देखकर हड़बड़ाते हुए पूछा, निर्वाणा तुम ठीक हो ना? तुम्हें अपने इंजरीज के लिए डॉक्टर के पास जाना चाहिए। मुझे ज्यादा चोट नहीं आई है, मैं प्रतीक के मैच के बाद चला जाऊंगा, निर्वाणा ने ना में सर हिलाते हुए कहा। निर्वाणा को सीरियस इंजरीज नहीं हुई थी, बस बहुत फिजिकल एनर्जी लगाने की वजह से वो बहुत थक गया था। उसका अगला मैच डेनी के साथ था और डेनी ने अपने मैच के ओपोनेंट को बहुत बुरी तरह हराया था। इस वक्त निर्वाणा के लिए अपनी इनर QI यूज करके खुद को तैयार करना जरूरी था। इसके अलावा प्रतीक का मैच भी अभी शुरू नहीं हुआ था, तो वो वहां से कैसे जा सकता था? निर्वाणा की बात सुनकर आहान ने आगे कुछ नहीं कहा और ना ही प्रतीक को मैच के रिगार्डिंग कुछ कहा। उधर जियान और उसका मास्टर चैंग आपस में बात कर रहे थे। जियान, तुम्हारा सामना प्रतीक के साथ है। प्रतीक को कमजोर समझने की गलती मत करना। बेहतर यही होगा कि तुम अपनी गलतियों से अच्छी सीख लो और अपने ओपोनेंट को अंडर एस्टिमेट ना करो। चैंग ने बहुत सीरियसली अपने स्टूडेंट को समझाया। डोंट वरी मास्टर, मैं अपनी गलती नहीं रिपीट करूंगा। मैं उस प्रतीक को जीतने नहीं दूंगा, जियान ने कहा। वो प्रतीक को हराकर अपना नाम बनाना चाहता था। स्टेज पर जाने से पहले ही जियान की इनर स्ट्रेंथ सर्ज हो गई और टेरिफाइंग पीक पर पहुंच गई थी। दोनों जब स्टेज पर आए तब प्रतीक ने सेंस किया कि जियान के दिमाग में इस वक्त सिर्फ जीतने का भूत सवार था। प्रतीक ने अपने आप को अच्छे से प्रिपेयर कर लिया था। मैच शुरू होने से पहले जियान प्रतीक को मॉक करने लगा। उसने प्रतीक को वार्न करते हुए कहा, यंग मॉन्क फ्रॉम इंडिया, हाँ, मैंने आज तुम्हें जान से मारने का मन बना लिया है। अभी मैच शुरू नहीं हुआ है, अगर तुम पहले ही मेरे सामने हाथ जोड़कर माफी मांग लो तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। प्रतीक को जियान की ये बात सुनकर बहुत गुस्सा आया। वो मार्शल आर्ट को लेकर ज्यादा सीरियस नहीं था और ना ही उसे कभी इतना गुस्सा आया था। वो हमेशा बहुत केयरफ्री और खुश रहता था, पर इस वक्त उसकी आंखें बिल्कुल लाल थी और उसने गुस्से में जियान से कहा, मैं जब यहाँ आया था तब मुझे इस कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं था, पर अगर इसका मतलब तुम ये समझते हो कि मैं इंडिया का नाम खराब होने दूंगा तो तुम गलत हो। वैसे भी तुम महान के दुश्मन हो, मैं तुम्हें आसानी से कैसे जाने दे सकता हूँ? You are such a fool। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ, जियान ने कहा। बातों में नहीं, फाइट में ध्यान दो। ये तो वक्त ही बताएगा कि क्या होता है, प्रतीक ने कहा। नेक्स्ट फाइट बिगिंस ऑफिशियली। दोनों को आर्ग्यू करता देख रेफरी ने कहा, वो नहीं चाहता था कि यहाँ लाइफ एंड डेथ फाइट की अनाउंसमेंट हो जाए। जैसे ही फाइट शुरू हुई, दोनों की एनर्जी पीक पर थी। दोनों एक दूसरे पर अटैक कर रहे थे। गो टू हेल, जियान चिल्लाया। वो जितना जल्द हो सके उतना जल्द इस मैच को जीतना चाहता था। वो भागकर प्रतीक के पास गया और उसकी छाती पर किक किया। प्रतीक ने उसके अटैक को डॉज करने की कोशिश की, पर ऐसा हो नहीं पाया और उसका बैलेंस बिगड़ गया। प्रतीक 8-10 कदम पीछे हो गया और उसके मुंह से खून निकलने लगा। वो अपने आप को संभाल पाता उससे पहले ही जियान ने उसके फेस पर पंच किया। स्टेज के नीचे आहान, जिनेश, निर्वाणा और VIP सीट में बैठे जाकिर बहुत परेशान हो गए थे। इन चारों के दिलों की धड़कनें बढ़ गई थी। प्रतीक के मास्टर गोपाल के माथे पर पसीना था और वो बस प्रार्थना कर रहे थे कि उनके स्टूडेंट को कुछ ना हो। जियान का अटैक बहुत स्पीड में था, उसे डॉज कर पाना नामुमकिन था। इस अटैक के बाद प्रतीक जोर से चिल्लाया और जमीन पर गिर गया। प्रतीक, जान से ज्यादा जरूरी कुछ नहीं है, हार मान लो, आहान ने हड़बड़ाते हुए प्रतीक को याद दिलाया। वो नहीं चाहता था कि उसका बदला लेने के लिए प्रतीक अपनी जान गंवा दे। अभी तक कोई फाइट से अंदाजा लगाया जा सकता था कि प्रतीक जियान से नहीं जीत सकता है। ऐसे में हार मान लेना बेस्ट ऑप्शन था, पर प्रतीक ने ऐसा नहीं किया, बल्कि उसने खुद को संभालते हुए कहा, ब्रो, मैं भले ही आप जितना स्ट्रांग नहीं हूं, पर मैं ऐसे हार नहीं मानूंगा। आई विल फाइट। इतना बोलते हुए वो खड़ा हुआ और उसने जियान पर अटैक करने की कोशिश की, पर जियान पहले से तैयार था। उसने हवा में अपना पैर घुमाया और प्रतीक को छाती पर किक किया। प्रतीक की बॉडी में एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को संभाल नहीं पाया और वहीं पर गिर गया। प्रतीक, आहान चिल्लाया। आहान, निर्वाणा, जिनेश, जाकिर और गोपाल अपनी जगह पर खड़े हो गए।
प्रतीक की हालत देखकर उनको बहुत गुस्सा आ रहा था। गिव अप, रेफरी ने कहा। जियान विंस द फाइट, रेफरी ने अनाउंस किया। जब प्रतीक ने रेफरी का फैसला सुना तब उसका दिल बैठ गया। वो जियान से इस तरह हारना नहीं चाहता था। जब रेफरी ने रिजल्ट अनाउंस कर दिया था तो अब वो कुछ नहीं कर सकता था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतने कमजोर हो। ये तो शुक्र मनाओ कि मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की, वरना तुम कब का ऊपर पहुंच गए होते, जियान ने प्रतीक को ताना मारते हुए कहा। जियान की ये बात प्रतीक के दिल में चुभी। वो जियान को जवाब देना चाहता था, पर इंजरीज की वजह से वो कुछ बोल नहीं पाया और बेहोश हो गया। उसे बेहोश होता देख आहान का दिल जोर से धड़कने लगा और वो अपने दांत पीसने लगा। आहान को ऐसे देखकर जियान ने उसका भी मजाक उड़ाया। चिंता मत करो आहान, वो मरा नहीं है। मैंने अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज नहीं की और उसकी जान बख्श दी है। तुम भी अब अपनी बची कुछ लाइफ एंजॉय करो, क्योंकि जब हमारा मैच होगा तब मैं तुम्हें हरा कर ये साबित कर दूंगा कि इंडिया की यंगर मार्शल आर्ट जनरेशन यूजलेस और लूजर है। रियली, तुमने अब अपनी सारी हदें पार कर ली है। अब मैं तुम्हें जान से मारने के बारे में सोच भी नहीं रहा हूँ। अब मैं तुम्हारी जिंदगी मौत से भी बदतर कर दूंगा। तुम मुझे खुद बोलोगे कि इससे अच्छा तो मुझे मार ही दो। आहान ने कहा। वो कभी इतनी बात नहीं करता था, पर जब वो इतनी बात करता था तब बहुत कॉन्फिडेंट ही बोलता था। इस वक्त उसकी आवाज में कॉन्फिडेंस के साथ गुस्सा भी था। प्रतीक को बेहोशी में देखकर वैसे भी उसका किलिंग इंटेंट पीक पर पहुंच गया था। आहान और जियान के बीच में जो मैच होगा उसमें या तो आहान जिंदा बचेगा या फिर जियान। इस वक्त सबके दिमाग में बस यही एक बात थी। इस वक्त जियान अपनी जीत को बहुत एंजॉय कर रहा था। वो आहान का और मजाक बनाना चाहता था, पर तभी उसने देखा कि वीआईपी सीट से जाकिर उसकी तरफ चलकर आ रहे थे। उनके साथ ही गोपाल भी अपनी जगह से उठकर आगे आ गया था। जियान को लग रहा था कि कहीं गोपाल उस पर अटैक न कर दे। तभी चैंग वहां आया और उसने कहा, मास्टर गोपाल, आप जाकिर सर के सामने मेरे स्टूडेंट पर अटैक तो नहीं करेंगे ना? यह बात सुनकर जियान को कॉन्फिडेंस लौट आया और वो मुस्कुराने लगा। किसी को भी पार्टिसिपेंट पर अटैक करना अलाउड नहीं था। गोपाल और जाकिर ने उनकी बातों को अवॉइड किया और सीधा प्रतीक के पास चले गए। वेल डन माय चाइल्ड, चैंग ने कहा। ये तो कुछ भी नहीं है मास्टर, कल जब मैं आहान को हराऊंगा तब मुझे चैन मिलेगा, जियान ने कहा और अपने मास्टर के साथ वहां से चला गया। ये मैच आज का लास्ट मैच था। अब सब पार्टिसिपेंट्स के रेस्ट करने का टाइम था। अगले मैचेस एक दिन बाद होने वाले थे। आहान, जिनेश और निर्वाणा प्रतीक के पास आ गए। इस वक्त प्रतीक जमीन पर बेहोश पड़ा था। उसे बहुत सीरियस इंटरनल इंजरीज हुई थी, इसलिए उसे कोई हाथ नहीं लगा रहा था। प्रतीक की हालत कैसी है? आहान ने वहां आते ही पूछा। इंजरी सीरियस है, कोई प्रोफेशनल डॉक्टर ही इसे ट्रीट कर पाएगा, जाकिर ने कहा। वहां पर मेडिकल अरेंजमेंट्स बहुत अच्छी थी। कुछ ही सेकंड्स में वहां पर एक एम्बुलेंस आई और प्रतीक को हॉस्पिटल ले गई। उसके साथ जाकिर, गोपाल और आहान भी गए। प्रतीक को ट्रीट करने के बाद डॉक्टर ने बताया कि उसकी हालत खराब है और उसे कुछ देर होश नहीं आएगा, पर जिस तरह उसकी इनर स्ट्रेंथ थी वो जल्द ही ठीक हो जाएगा और घबराने वाली कोई बात नहीं है। ये सुनकर सबने चैन की सांस ली। डॉक्टर को थैंक्स करने के बाद वो लोग वहां से वापस कंपटीशन एरिया में आ गए। जब जिनेश को प्रतीक की हालत के बारे में पता चला तब उसने गुस्से में कहा, मेरा मन कर रहा है कि मैं उसकी जान ले लूं। कुछ दिनों में प्रतीक और जिनेश की बहुत अच्छी दोस्ती हो गई थी। निर्वाणा को भी बहुत गुस्सा आ रहा था और वो दांत पीसते हुए आहान की तरफ देख रहा था। वो आहान के कैरेक्टर को जानता था और उसे पता था कि प्रतीक को इस हालत में देखकर वो चुप नहीं बैठेगा। जाकिर सर, गोपाल सर, मैं प्रतीक की इस हालत का बदला लेकर रहूंगा। मैं जियान की ऐसी हालत करूंगा कि वो जिंदगी भर याद रखेगा, आहान ने कहा। उसके और प्रतीक के बीच रिश्ता बहुत कॉर्डियल था, इसलिए वो प्रतीक को इस हालत में नहीं देख सकता था। वैसे भी प्रतीक की ये हालत कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही हुई थी। दोनों सीनियर्स आहान की ये बात से सहमत थे। जाकिर ने आहान को वार्न करते हुए कहा, आहान, जियान को अंडर एस्टिमेट करने की गलती मत करना। जितना हमें पता है उसने जेनेटिक पिल्स कंज्यूम की है, जिसकी वजह से उसकी कॉम्बैट स्ट्रेंथ बहुत बढ़ गई है। उससे फाइट करते वक्त तुम्हें बहुत केयरफुल रहना होगा। हाँ, मैं जानता हूं, आहान ने कहा।
वो जेनेटिक पिल्स के फायदे और इफेक्ट्स के बारे में जानता था। प्रतीक की इस हालत का बदला आहान जियान से कैसे लेगा? निर्वाणा अपनी फाइट में जीत जाता है, वहीं जियान प्रतीक को बहुत बुरी तरह से हरा देता है। प्रतीक को बहुत इंटरनल इंजरीज होती हैं और उसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है। आहान, निर्वाणा, जिनेश सबको प्रतीक की हालत देखकर जियान पर बहुत गुस्सा आता है। आहान जियान से बदला लेने का फैसला करता है। जियान और चैंग इस वक्त आपस में बात कर रहे थे। अगले दिन उनका कोई मैच नहीं था, इसलिए जियान बहुत रिलैक्स था। उसने स्ट्रेच करते हुए कहा, तो प्रतीक अभी तक मरा या नहीं? इस पर चैंग ने कहा, वही, और उसके मरने का इंतजार भी मत करो। तुम्हारी और उसकी फाइट बहुत अच्छी थी, पर तुम्हारा टारगेट आहान है। आई नो, पर अगर वो प्रतीक भी मर जाए तो अच्छा होगा, जियान ने कहा। जियान, डोंट फॉरगेट योर इम्पोर्टेंट गोल, बाकी सब बातें फालतू हैं, चैंग ने कहा। जियान इस बार ग्लोबल मार्शल आर्ट्स कंपटीशन जीतना चाहता था। वो अपना और अपनी कंट्री के मार्शल आर्ट्स का नाम ऊंचा करना चाहता था। अगर प्रतीक मर जाता तो सब जगह उसके चर्चे होते, और अगर वो आहान को हरा दे फिर तो सब जगह उसी का नाम होगा। इस बार जियान का आहान को हराना बहुत ज्यादा जरूरी था, पर इस वक्त जियान थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट था। तुम स्मिथ और माइकल की हालत के बारे में सोच रहे हो ना? तुम्हारे दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है ना कि उन दोनों ने भी सेम जेनेटिक मेडिसिन ली थी जैसा तुमने ली थी, फिर तुम आहान को कैसे हरा पाओगे? चैंग ने कहा। वो अपने स्टूडेंट के मन की बात को अच्छे से समझता था। मैं यही सोच रहा हूँ, जियान ने कहा। इसके दो रीजंस है। पहला, उन दोनों में आहान जितना फाइटिंग एक्सपीरियंस नहीं है, और दूसरा, उन्होंने पिल का अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। तुम शुरू से ही अपनी कॉम्बैट एनर्जी यूज करना, आहान को मौका ही मत देना। और जहां तक तुम्हारे एक्सपीरियंस की बात है, तुमने बहुत फाइट्स लड़ी हैं, इसलिए उसमें भी कोई कमी नहीं है, चैंग ने समझाया। यस मास्टर, आपकी बातें सुनकर मैं कॉन्फिडेंट फील कर रहा हूँ, जियान ने कहा। सारे ग्रुप मैचेस खत्म हो चुके थे। अब टॉप 16 में वो लोग थे जो सबसे पावरफुल थे और ग्रुप में जीतकर यहाँ तक पहुंचे थे। अब ये 16 फाइटर्स आपस में 8 मैचेस में फाइट करेंगे। पहला मैच आहान और जियान के बीच में होने वाला था। सब बहुत एक्साइटेड थे और मैच देखने के लिए पहले से ही वहां पर आने लगे थे। सबको उन दोनों के बीच का चैलेंज याद था। सबको याद था कि दोनों के बीच में कितने ग्रजेस थे। आज ऑडियंस सीट्स बिल्कुल पैक थी। आज का पहला मैच ही इतना इंटरेस्टिंग था कि कोई भी उसे मिस नहीं करना चाहता था। दोनों के बीच में लाइफ एंड डेथ सिचुएशन आने वाली थी। सी, विलियम इज हियर, अचानक से कोई चिल्लाया। विलियम तो आज तक किसी मैच में नहीं आया था, फिर आज क्यों आया है? What is going on? किसी ने पूछा। I know what is going on, किसी ने कहा। सब उसकी तरफ देखने लगे। तब उसने सीरियस टोन में कहा, दरअसल आहान के सीनियर अरमान को कुछ लोगों ने हर्ट किया था और उनकी टांगे तोड़ दी थी। जिस ऑर्गेनाइजेशन से वो लोग आए थे, उस ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा विलियम भी था और वो इस मैटर में इन्वॉल्व भी था। अगर आहान कंपटीशन में आगे पहुंचा तो वो विलियम से फाइट जरूर करेगा। ब्रो, विलियम से फाइट करने के लिए आहान को बहुत सारे फाइटर्स को हराना पड़ेगा। उसका सामना आर्थर से भी होगा और मुझे लगता है कि उन दोनों की टक्कर में आर्थर जीतेगा, किसी ने कहा। सब लोग आपस में बात करने में बिजी थे, तभी वहां पर आर्थर भी आ गया। अरे वाह, देखो आर्थर भी आया है, किसी और ने कहा। सब लोग उन दोनों को वहां देखकर इतना एक्साइटेड इसलिए थे क्योंकि दोनों वहां पर सिर्फ अपने मैचेस के लिए आते थे। उन्होंने और किसी फाइटर को मैच में फाइट करते नहीं देखा था। उन दोनों के आहान और जियान के बीच होने वाली फाइट में आने का मतलब सिर्फ यही था कि ये मैच कितना जरूरी है। आज तो विलियम और आर्थर दोनों यहाँ पर हैं, किसी ने कहा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, सबने आहान का पिछला परफॉर्मेंस देखा है। उसे ध्यान में रखते हुए विलियम और आर्थर को भी आहान की स्ट्रेंथ देखनी होगी, इसलिए वो यहाँ आ गए। टाइम बीतने लगा। मैच रात को 9 बजे शुरू होने वाला था। जैसे ही टाइम नजदीक आ रहा था, इवान, जाकिर और बाकी लीडर्स भी वहां आने लगे। कुछ ही देर में पॉप और टिफनी भी आ गए। ये दोनों भी सिर्फ पहले दिन आए थे और उसके बाद सीधा आज आए थे। आज की गैदरिंग देखकर अंदाजा लगाया जा सकता था कि आज का मैच कितना क्रूशियल था। सब लोग तैयार थे, सबने अपनी सीट ले ली थी और रेफरी भी स्टेज पर आ गया था। इस वक्त अगर वहां किसी की कमी थी तो वो थे आहान और जियान। मेन कैरेक्टर्स गाना बाकी था।
सबकी नजरें उन दोनों को ढूंढ रही थी। वो लोग आ गए, कोई चिल्लाया। किसी को नहीं पता था कि कौन चिल्लाया, पर सब एक ही डायरेक्शन में दिखने लगे। आहान मास्टर गोपाल, निर्वाणा और जिनेश के साथ आ रहा था। तो उसने मार्शल आर्ट यूनिफॉर्म पहना हुआ था और वो बहुत काम था। आहान, अब सब तुम पर है। तुम्हें हमारे साथी की हालत का बदला लेना है। इस जियान को छोड़ना मत, जिनेश ने दांत पीसते हुए कहा। इस वक्त वो जियान से लड़ना चाहता था, पर वो ऑलरेडी हार चुका था, इसलिए उसके साथ नहीं लड़ सकता था। इस वक्त सब आहान को बहुत उम्मीदों से देख रहे थे। आहान ने सबकी तरफ देखा और कहा, डोंट वरी, मैं प्रतीक की हालत का बदला जरूर लूंगा। जियान को बहुत भारी नुकसान बहाना पड़ेगा। प्रतीक को अब तक होश नहीं आया था और वो कोमा में था। ऐसे में आहान अपना बदला कैसे नहीं लेता? उसे इस वक्त बहुत गुस्सा आ रहा था। आहान, सिर्फ प्रतीक की हालत का बदला मत लेना, बल्कि उसे अच्छे से दिखाना कि इंडियन मार्शल आर्ट क्या है और इंडियन मार्शल आर्टिस्ट्स की क्या रेपुटेशन है। It is on the country now. गोपाल ने कहा। इसके बाद सब ऑडियंस सीट की तरफ चले गए। आहान भी कंटेस्टेंट वेटिंग रूम में चला गया और अपने आप को फाइट के लिए प्रिपेयर करने लगा। कंपटीशन शुरू ही होने वाला था। होस्ट स्टेज पर आया और उसने अनाउंसमेंट की, Ladies and gentlemen, next fight is between Han Raizada from India and Jian from Chang Fighting Club. Please welcome them with a round of applause. जैसे ही होस्ट ने ये बात बोली, एक तरफ से आहान स्टेज पर आ गया। सब इसे देख कर उछलने लगे और उसे चीयर करने लगे। आहान आ गया, ये मैच तो आहान ही जीतेगा। सब आहान का नाम चिल्ला रहे थे और उसके लिए हूटिंग कर रहे थे। उन्होंने पूरे एरिना को सर पर चढ़ा लिया था। कोई भी ऐसा नहीं था जो उसका नाम नहीं चिल्ला रहा था। स्टेज पर आने के बाद आहान ने सबको ग्रीट किया और उसके बाद स्टेज के सेंटर में आकर खड़ा हो गया। तभी जियान भी स्टेज पर आ गया। जियान इज हियर टू, कोई चिल्लाया। उसे देखकर भी लोग एक्साइटेड थे, पर जितना शोर आहान की एंट्री पर था, उतना जियान की एंट्री के टाइम नहीं था। इससे साफ पता चल रहा था कि आहान के फैंस ज्यादा थे। जियान को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने सीक्रेटली अपनी QI को सर्कुलेट करना शुरू किया। वो स्टार्टिंग से ही अपना दबदबा बनाना चाहता था और आहान को जल्दी हराना चाहता था। वो इस वक्त आहान के पास धीरे धीरे आ रहा था। जब वो उससे 50 मीटर की दूरी पर था, तब उसका QI पीक पर पहुंच चुका था। अचानक से उसकी पूरी पर्सनालिटी बदल गई थी। जेनेटिक पिल्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया था। पीक पर पहुंची हुई एनर्जी में विजिबल चेंजेस नजर आने लगे। इस वक्त जियान का ऑरा बहुत खतरनाक हो गया था। उसकी आंखें बहुत शार्प हो गई थी और उसकी बॉडी हीट रेडिएट कर रही थी। वहां मौजूद हर इंसान उसके चेंजेस को फील कर पा रहा था। ये अचानक से क्या हो रहा है? जियान में इतने चेंजेस क्यों हो रहे? किसी ने कहा। जियान की एनर्जी सर्च होने लगी। वो अपने रन के पीक पर पहुंच गया है। किसी ने बताया, इसका मतलब जियान ने अब तक अपनी रियल एनर्जी यूज नहीं की है। ये तो बहुत खतरनाक है। लोग आपस में बात करने लगे। जब सब आपस में बात कर रहे थे, तब जियान ने रेफरी की तरफ देखा और बहुत रिस्पेक्टफुली उससे रिक्वेस्ट की, सर, मैं आहान के साथ लाइफ एंड डेथ बैटल करना चाहता हूँ, प्लीज अलाउ। रेफरी ने जजेस की तरफ देखा और फिर अलायंस के हेड और चीफ की तरफ देखा और पिछली बार वाली गलती रिपीट नहीं करना चाहता था। जब किसी ने कुछ रिएक्ट नहीं किया, तब वो समझ गया कि लाइफ एंड डेथ बैटल से उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद उसने आहान की तरफ देखा और पूछा, आहान, डू यू एग्री? यस, आई एग्री। आहान ने कहा, ओके देन, दिस बैटल विल बी ए लाइफ एंड डेथ बैटल। एवरीवन नोज द रूल्स। Thus the fight officially begins. रेफरी ने कहा। उसने जैसे ही ये बात बोली, जियान अपनी जगह से गायब हो गया। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि किसी को समझ नहीं आया कि कब उसने अपनी जगह बदल ली थी। किसी को उसके अटैक के बारे में समझ नहीं आ रहा था। अचानक से रुका और उसने अपने हाथ की उंगलियों को एक तरह से सेट किया। ये पूरी तरह एक पंजा भी नहीं था और फीस्ट भी नहीं थी। उसने टाइगर एंड क्रेन मूव का इस्तेमाल किया। ये उसका सेकंड मोस्ट पावरफुल मूव था। जब इस टेक्निक से जियान ने आहान की तरफ अटैक किया, तब जियान को लगा कि वो इस मूव को डॉज करेगा, पर ऐसा नहीं था। वो आहान था। आहान ने कभी भी सबकी उम्मीद के हिसाब से कुछ नहीं किया था। उस मूव को डॉज करने की जगह आहान ने काउंटर अटैक का प्लान किया। उसकी एनर्जी भी इस वक्त पीक पर थी।
उसने अपनी सारी एनर्जी अपने लेफ्ट आर्म में सर्च कर ली थी। फीस्ट बनाकर उसने जियान के अटैक पर काउंटर अटैक किया। दोनों की एनर्जीज पीक पर होने की वजह से जब दोनों के फिस्ट्स कोलाइड हुए तब वहां पर एक जोरदार और धमाकेदार सेंसेशन हुए। ऐसा लग रहा था जैसे वहां कोई भूकंप आ गया है, जिसकी वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ गया और दोनों कुछ कदम पीछे हो गए। आहान बहुत काम था, वही जियान थोड़ा बेचैन हो गया था क्योंकि उसे उम्मीद नहीं थी कि आहान अपना पावर यूज करके इस मूव को काउंटर करने की कोशिश करेगा। इसे एक मूव के बाद दोनों नहीं रुके और बस एक दूसरे पर अटैक करने के नए नए मूव्स ढूंढ रहे थे। दोनों के बीच में टक्कर का मुकाबला चल रहा था। आहान ने अपने हाथ का क्लॉ बनाया और जियान की तरफ पूरी स्पीड में अटैक किया। जियान को रिएक्ट करने का मौका नहीं मिला और उसने इस अटैक को डॉज कर दिया। इतने सारे मूव्स में ये पहला अटैक था जिसे किसी ने डॉज किया था। आहान ने इस मौके का पूरा फायदा उठाया और जियान की तरफ दूसरा अटैक किया, पर इस बार वो तैयार था और उसने काउंटर अटैक किया। स्टेज पर सब कुछ इतनी स्पीड में हो रहा था कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई भी इन दोनों की मूवमेंट्स को देख और समझ नहीं पा रहा था। क्या चल रहा है? कोई इनके मूव्स देख पा रहा है क्या? मुझे तो कुछ नजर नहीं आ रहा है, मुझे सिर्फ आफ्टर इमेजेस नजर आ रही है। कोई बता सकता है कि कौन जीत रहा है? ऑडियंस आपस में बात कर रही थी। इतने इंटेंस मैच में हार और जीत का फैसला कैसे होगा?